नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक विशेष अतिथि हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी महीने में एक बार जुड़ते हैं और पूरे महीने की बिल्कुल जो होती है ना सार हम सबके साथ शेयर कर लेते हैं। वो इधर सर इतना कुछ हो गया एक महीने में, एक मूवमेंट, पहले फुस्सी, फिर शुरू, फिर ऊपर, फिर आज तो देख ही रहे हैं आप जो हो रहा है। फिर प्रधानमंत्री जी ने भाई इतने टाइम बाद एक वीडियो बना दिया ऐसे करके सेल्फी मोड में। पूरी चीज को सर, पूरे मूवमेंट जो इस समय सिचुएशन है, आप कैसे देखते हैं अनुपम जी? बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू करण। देखिए, उसको क्या समराइज किया जाए, बार बार वही वही बात अपना थोड़ा रिपीट करना हो जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह देखें कि एक तो राम मंदिर की चर्चा अब कोई नहीं कर रहा है। दूसरे आप देखें कि कल सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश हुआ था और आज वंदे मातरम बिल पेश हो गया। और राहुल गांधी इज इन अ डिलेमा। अभी मंडे को एफसीआरए आ जाएगा और आपको तय करना है कि आपको सड़कों पर रहना है कि आपको संसद के अंदर जाकर विरोध करना है। तो राहुल गांधी तो कैच 22 सिचुएशन में है ना। आप एक तरफ कह रहे हैं हम सड़कों पे रहेंगे, हम संसद में नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ खास तौर से एफसीआरए बिल पे, जो खास तौर से ईसाई संगठनों का इतना आपके ऊपर दबाव है, केरल में इतना दबाव है, पूरे देश में इतना दबाव है कि यदि आप उस पर चर्चा करने भी नहीं जाएंगे तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। फिर आपको भूलना भी नहीं चाहिए कि एफसीआरए के लिए जो बिल आ रहा है वो संवैधानिक संशोधन का बिल नहीं है, वो तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। क्या करेंगे आप? रोक आप सकते नहीं उसको, और आप उस पर चर्चा भी ना करें तो जैसे पिछली बार इन्होंने ना चाहते हुए भी वक्त पे चर्चा की थी, तो चर्चा तो करना आपको आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। किसी भी दिन डिलिमिटेशन वाली बात आ जाएगी, 2/3 बहुमत का भी इकट्ठा हो जाए। आप ध्यान दें, पहले 4 दिन में एक भी दिन अमित शाह संसद के अंदर नजर नहीं आए। संसद आए, 2 दिन आए, पहले दिन आए, चौथे दिन आए, लेकिन वो अंदर आपको बैठे नजर नहीं आए। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी कहीं भी रहे, अमित शाह हमेशा पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर संभाले रहते हैं, पर इस बार वो फ्लोर पे नहीं गए। क्या कर रहे हैं अमित शाह, कहां गए? तो हकीकत ये है कि आप अपने फैलाए हुए रायते में फिसल फिसल के गिर रहे हैं। तमाशा बना के रखा है। आज कांग्रेसी वांगचुक को बिका हुआ बता रहे हैं। आज मैं इमरान मसूद का वीडियो देख रहा था। कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक बिक गया भाजपा के हाथों। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी और मोदी का पैक्ट हो गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग चोर हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं। तो यहां तो विद्वानों में मतभेद इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार कहीं पिक्चर में ही नहीं रह गई। पहले आप लोग आपस में ही निपट लें किसने क्या करना है। तो पूरा विपक्ष एकदम बुरी तरह डिवाइड हो चुका है, मुद्दे से डाइवर्ट हो चुका है, और मुझे लगता है कि अपनी पूरी विश्वसनीयता भी खो चुका है। देखिए, एक डिजिटल एज है। अब उसमें प्रियंका वाड्रा का भी वीडियो निकल आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पेपर लीक तो होता ही रहता है। राहुल गांधी का भी वीडियो निकल आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सड़क पे कानून नहीं बनते। मनमोहन सिंह का भी वीडियो निकल आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सड़क पे इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं उससे सरकार, देश की इकोनॉमी घट जाती है, खराब हो जाती है। चिदम्बरम का वीडियो निकल आया कि सड़क पे हुए प्रदर्शन को नहीं मान्यता देते। लालू यादव का वीडियो निकल आया। और तो और आपके राजस्थान के डोटासरा जो है उनके शिक्षा मंत्री का वीडियो निकला है जो राहुल गांधी के साथ चिल्ला चिल्ला के इस्तीफा मांग रहे थे और अपने मुद्दे पे कह रहे थे मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने एग्जाम कराया है क्या? तो सारी चीजें निकल आई हैं। केजरीवाल यहाँ पे छात्रों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और पंजाब में हर एक नई पार्टी पे लाठीचार्ज करा रहे हैं। पहले मनरेगा वाले पे लाठीचार्ज कराया, कल उन्होंने सफाई कर्मियों पे लाठीचार्ज कराया,
फार्मेसी का पेपर लीक हो गया तो जिन 30 छात्रों ने कंप्लेन की उन 30 छात्रों को ही अरेस्ट करा लिया, डिटेन करा लिया। केरल के मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हैं सतीशन, और केरल सरकार वहां वाटर कैनन चला रही है छात्रों पे, केरल में तिरुवनंतपुरम में। तो ये सब अपने आप में इतना दोगलापन नजर आ रहा है कि आपकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं, कोई विश्वसनीयता नहीं बची। और फिर मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इवन जहां आप गलत भी होते हैं वहां भी सामने वाली पार्टी इतनी गलत नजर आती है कि आदमी झक मार के फिर उनके साथ हो जाता है। राम मंदिर में चोरी हुई, अखिलेश यादव कूद पड़े बीच में, लोगों को पूरा अयोध्या कांड याद आ गया, गोली कांड याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। केजरीवाल बीच में कूद पड़े, लोगों को उनकी नानी याद आ गई जिन्होंने कहा था वहां राम है ही नहीं जी। कांग्रेस कूद पड़े तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दिया वो हलफनामा याद आ गया कि राम तो काल्पनिक है। तो भाई आपकी अपनी हिस्ट्री शीट इतनी लंबी है कि आप कहीं कुछ बोलने लायक ही नहीं। विपक्ष को जो एक सबसे बड़ा काम करना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे खामोश रहना चाहिए। विपक्ष ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने कभी मोदी सरकार बनाम पब्लिक होने ही नहीं दिया, हर बार बीच में कूद पड़े। वो तीर जो जनता से चला था मोदी सरकार के लिए, उसको बीच में कूद के कभी अखिलेश ले लेते हैं, कभी राहुल ले लेते हैं, कभी केजरीवाल ले लेते हैं। आप मोदी वर्सेस पीपल होने ही नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर इतनी ज्यादा कुलबुलाहट है क्रेडिट उठाने की कि आप कूद पड़ रहे हैं बार बार बीच में। रही बात कॉकरोचों के आंदोलन की, जी। तो जब संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से राहुल गांधी वहां पे धरना दे रहे हैं, तो दीपके ने ट्वीट करा दिया कि आप बकवास करते हैं, राहुल गांधी को पूरा हक है। और केजरीवाल को समझ में आया कि कॉकरोच उनके हाथ से निकल गए, तो उन्होंने दीपके को मेडिकल लीव पे भेज दिया। उसने कह दिया मुझे फीवर आ गया है, दहिया पहले बर्खास्त हो चुका था। उन्होंने अपना सारी कमान उठा के कॉकरोचों की आशुतोष रांका को दे दिया। अगर आप देख रहे होंगे तो परसों रात से रांका ही इस अभियान के मुख्य चेहरा बन गए। वो लगातार लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और परसों शाम को जो मारपीट हुई, जो हिंसा हुई, उसके वो मुख्य अभियुक्त हैं। दूसरे दीपके इज नॉट इवन टेकिंग इट लाइंग डाउन। तो दीपके के समर्थक वहां पे खड़े होकर आशुतोष रांका को गाली दे रहे हैं, सौरभ दास को गाली दे रहे हैं। दहिया पहले ही बाहर हो चुका है, सारे वीडियोज हैं सोशल मीडिया पे। तो कॉकरोचों में भी आपस में जबरदस्त फूट नजर आ रही है। दहिया जिसको आपने निकाल दिया वो वीडियो बना के कह रहा है कि अगर मैं बर्गर खा रहा था तो दीपके कचौड़ी खा रहा था। अगर मैं मौके पे नहीं था तो दीपके भी भाग गया था। कॉकरोचेस वहां पे आशुतोष रांका से कह रहे हैं कि हम लोग लाठी खा रहे थे, तुम मौके से भाग खड़े हुए थे। तो अच्छा, केजरीवाल के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह कॉकरोचों के आंदोलन को वापस अपने हाथ में ले। उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करे, क्योंकि वहां भी फूट पड़ गई है। विपक्ष में पूरा इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया ब्लॉक छिन्न भिन्न हो गया, सब आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो किसी को फुर्सत कहाँ है कि वो मोदी से जवाब मांगे। अनुपम जी, पर एक बात देखिए, आप अगर आपने पिछले महीने जब हम लोग जुड़े थे तो आपने कहा था एक महीना बहुत लंबा समय होता है, कभी पता नहीं होता, एक दिन भी बहुत लंबा होता है, एक हफ्ता बहुत बड़ा होता है पॉलिटिक्स में। एक महीने पहले हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये मूवमेंट ये करवट लेगा और प्रधानमंत्री को एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा और जेपी नड्डा को इनसे आकर के मिलना पड़ जाएगा, सौरभ दास और रांका से, एक बार नहीं 2 बार। आपको लगता है सरकार ने इसको ठीक से हैंडल किया पिछले एक महीने में, इस मूवमेंट को बढ़ने दिया? पहली बात तो एक स्टेज थी, ये पुश हो चुका था, खत्म हो चुका था। उसके बाद सोनम वांगचुक बैठता है, आपको नजर आ रहा था ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनता जा रहा है, संसद 20 तारीख को शुरू हो रही है, सबको पता था। आपको नहीं लगता सरकार ने इसको मिस हैंडल किया और बाद में मोदी जी का इस तरह से आना एक कंप्लीट बॉचअप है? बिकॉज मैं ऐसे देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक हार्ड स्टेट होनी चाहिए। अब एक मैसेज ये नहीं जा रहा कि यार कुछ चंद जो हैं हुडलम्स बैठेंगे, कोई भी चीज को बड़ा बना देंगे, तोड़फोड़ करेंगे और सरकार को झुकना पड़ जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा मैसेज भी जा रहा है दूसरी तरफ से? कल मैंने अपने चैनल पे घूमता आईना पे एक वीडियो किया कि दोनों तरफ से खेल रहे हैं अमित शाह।
अभी आपने दो घटनाओं का हवाला दिया, चलिए उन्हीं दो घटनाओं से इस पूरे मामले को परखते हैं। पहली घटना ये जेपी नड्डा का सोनम वांगचुक के पास जाके उनका धरना तोड़वाना, उनका अनशन तोड़वाना, और दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो बनाकर ये कहना कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं और कानून बना रहे हैं। तो ये पूरा धरना किस एक बात पे फोकस था करण? व्हाट वाज द मेन डिमांड? धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सोनम वांगचुक ने क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। और तो और उन्होंने यहां तक कहा कि आप जो कुछ कार्रवाई करिए करिए, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को हक नहीं है कि वो आपको किसी टाइम फ्रेम में बांधे, किसी समय सीमा में बांधे। सरकार को क्लीन चिट दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बनाया हुआ एक वीडियो जारी किया, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के वो इस्तीफे की बात की। तो आपकी जो मुख्य डिमांड थी वो डिनाई हो गई। उल्टे प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो, वो हमने नहीं होने दिया। इतने कम समय में हमने री एग्जाम करा दिया। किसने करा दिया री एग्जाम? मोदी ने करा दिया कि शाह ने करा दिया? जाहिर सी बात है धर्मेंद्र प्रधान ने करा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कराया। तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की पीठ थपथपा दी और सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेना छोड़ दिया। तो आप सोच कर देखें कि अब बात आती है कि क्या सरकार ने इसको सपोर्ट किया। कल बांसुरी स्वराज एक एक्सप्लेनेशन दे रही थी, उसको मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि यस, सोनम वांगचुक को, सॉरी अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पे परमिट दिया गया, लाइसेंस दिया गया, परमिशन दी गई धरने पे बैठने की, बिना फॉर्मली अप्लाई किए। जो परमिशन पहले केवल 5 बजे तक की थी, उसको 21 दिन 22 दिन एक्सटेंड किया गया। तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट ने ढील देके प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, सामने से आके या पीछे से इस धरने को उठने दिया, बढ़ने दिया। अब आप कुछ लोगों को कहना है कि साहब क्या ये धरना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? मुझे कोई प्रोटेस्ट याद नहीं आता करण पिछले 40-50 साल में जो इस लेवल का हुआ, उसमें एक भी आदमी मरा ना हो। दिस इज अ यूनिक प्रोटेस्ट इन दैट मैनर, जहां पे किसी की मृत्यु तो छोड़िए, किसी को ग्रीवियस इंजरी भी नहीं हुई। आई थिंक इट वाज हैंडल्ड वेरी वेल। ओके। इतने भयानक क्लैश के बाद यदि एक मौत या एक गहरी चोट नहीं हुई जहां पे आदमी मरने के करीब पहुंच जाए, और मेन डिमांड फिजल आउट होती नजर आ रही है, पूरे विपक्ष में बंटवारा नजर आ रहा है, सारे विपक्षी एक दूसरे को गर्दन से पकड़े हुए हैं। मतलब लुक एट द रिजल्ट, लुक एट द रिजल्ट। और आज कॉकरोचों ने कहा था कि पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। मुझे देश का वो कोना बताइए जहां पे आज एक सफल प्रदर्शन हुआ, जहां आग लग गई हो, जहां तमाशा हो गया हो, बवाल हो गया हो। तो किसने क्या खोया क्या पाया देख लीजिए, और उसके बाद तय कीजिए कि ये जो पूरी कार्रवाई थी वो सरकार ने हैंडल किया या मिस हैंडल किया। फाइनली इस प्रदर्शन के बीचों बीच नीट का री एग्जाम हुआ जी, जिसमें 22 लाख बच्चे बैठे। जाहिर सी बात है 22 लाख बच्चे जंतर मंतर पे तो नहीं गए, घर पे तैयारी कर रहे होंगे। एक भी बच्चा वहां नहीं मिला नीट का। ये कैसा प्रदर्शन था जहां नीट के नाम पे प्रदर्शन हो रहा और एक ही बच्चा नीट का नहीं, जहां पे नाबालिग लड़कियां आके सिर्फ गालियां दे रही हैं। जी जी जी, कहते हैं कि नीट एग्जाम गड़बड़ हुआ और नीट का ये नहीं जानती नीट होता क्या, नीट को नासा से जोड़ के बता रही है। सीबीएसई में पढ़ रही है, सीबीएसई क्या होता नहीं मालूम। कोई आदमी मोहन यादव शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, तो कोई आदमी महेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। किसी को यही नहीं मालूम कि धर्मेंद्र प्रधान है क्या। मतलब विचित्र सी बात है। अब तो वहां नारे भी नहीं लग रहे हैं, वहां सिर्फ गालियां चल रही। जी जी बिल्कुल, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जा रही हैं, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर चल रहा है।
कश्मीर की आजादी की बात हो रही, 370 की बात हो रही, CAA की बात हो रही, वक्फ की बात हो रही। तो पीपल आर नॉट ब्लाइंड, लोग अंधे तो नहीं है ना। अनुपम जी, आपने एक तरफ से जो बताई हमें बात, वो तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि हाँ, किसने क्या खोया क्या पाया। मैं अब जरा इसको अलग ढंग से एक देखता हूं और मैं चाहूंगा आपका उस पर विश्लेषण। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस मूवमेंट स्टार्टिंग से ही डिस्क्रेडिटेड था। मुश्किल से 150 से 200 लोग जा रहे थे। इसकी जो लीडरशिप थी, क्लियर कट एंटी हिंदू थी। दिप्के के बयान कई हैं, सौरव दास के कई बयान हैं, दहिया के तो हद ही पार करी हुई है। ये जो सौरव दास है, ये उमर खालिद को हीरो बताता है। ठीक, इस तरह का ये मूवमेंट 20-25 दिन मूवमेंट हो गए। इसके बाद सोनम वांगचुक आता है। सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठता है। आपको नजर आ रहा था क्या होने जा रहा है। यहां एज लोकल पीपल हमें पता था AISF SFI का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। 20 तारीख को पक्की बात, जब सोनम वांगचुक को उठा लिया था इन्होंने 18 तारीख को, 20 तारीख को पक्की बात यहां पे हुड़दंग मचनी थी। सेम चीज आज से 6 वर्ष पहले अगर मैं बात करूं, CAA के टाइम पे बिल्कुल सेम तरह से शाहीन बाग लगा था। धीरे धीरे उसको फेस्टर करने दिया सरकार ने। तब भी लोगों ने कहा था, मैंने काफी आर्टिकल्स भी लिखे थे, कई लोगों ने तब टेलीविजन पे भी कह रहे थे भाई इसको हटाओ, अरे नहीं नहीं चलने दो इसको। सरकार को मजा आता है कि ये कुछ यूजफुल इडियट्स जरा इसको बढ़ने दो, ताकि हमारा और इनका हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट दिखे कि भाई ये तो अराजक तत्व हैं, हम देखो कैसे नियमित करते हैं। आपको नहीं लगता इसको इन्होंने बढ़ने दिया? फाइनली मैं कहता हूं चलिए अच्छी बात है कि अगर ये अचीवमेंट है कि एक की भी मृत्यु नहीं हुई, मान ली मैंने बात आपकी, 125 पुलिसकर्मी इंजर हो गए। धीरे धीरे ये रायट लाइक सिचुएशन ही की ओर बढ़ रही थी, और फिर आपने सौरव दासी से एंगेज कर लिया। ये आपकी कहीं घुटना टेकना नहीं हुआ कि JP नड्डा, सौरव दास और रांका, जिनको हम अराजक तत्व कह रहे थे और जो कि हैं अराजक तत्व, एंटी नेशनल थग्स हैं ये, उनसे आप अंत में सरकार बात करे। आपने लेजिटिमेसी नहीं दे दी कि कल को कोई भी यार ये काम करे सरकार झुक जाएगी, मोदी जी भी वीडियो बनाने पे आ जाएंगे, विदेशी प्रेस पे भी खराब कवरेज हो गई। अगर कोई बाहर की फाउंडेशन है, मान लीजिए FCRA के ही विरुद्ध है ये चीज, वो तो बड़ी खुश होगी कि यार एक मूवमेंट से ठीक ठाक हिला दिया, ऐसे 10 और करो ये हिल जाएंगे बिल्कुल। आपको नहीं लगता उस तरह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे हम इस पूरी चीज से? जी सर। आपने एक डिटेल सवाल किया, मैं इसका डिटेल जवाब दूंगा। जी जी। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं कि सरकार झुक गई, सरकार ने कौन सी मांग मानी? सिर्फ एक मांग, जस्ट वन। मुझे बताएं आप, कोई एक मांग मानी हो? नहीं, धर्मेंद्र, सुने मैं बता दे रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक। मरे हुए बच्चों के लिए अभी तक कोई मुआवजा घोषित नहीं हुआ। जो ये बात हो रही थी कि छात्रों को पेनलाइज नहीं किया जाएगा, तो सैकड़ों बच्चों को थाने बुलाकर उनका आपने फिंगरप्रिंटिंग तक कर ली। ढेर सारे बच्चों के सामने बयान आ रहे हैं कि सबके थाने के चक्कर लगने भी शुरू हो गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है और सरकार का अपना आइडिया है, दैट वाज नॉट इवन अ डिमांड। री एग्जाम सरकार ने खुद कराया, दैट वाज नॉट इवन अ डिमांड। तो झुकने वाली बात एक बार फिर से कंसीडर करें। अब आती है बात की सरकार ने ऐसे ऐसे आंदोलनों को पनपने क्यों दिया। तो मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं कि इस देश में केवल 37% लोगों 37% लोगों ने बीजेपी को और 45% लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। इस देश में बहुमत अभी भी उन लोगों का है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हर हालत में हटाना चाहते हैं। माइंड यू, बहुमत उन लोगों का है जो भाजपा और एनडीए से निजात चाहते हैं, उनको बर्खास्त करना चाहते हैं। ये आंदोलन वही रोल निभा रहे हैं। अभी एक मैंने देखा, एक कोई मोहम्मद सलमान करके, एक पता नहीं से कोई मिलता जुलता नाम है, एक छोटा सा हैंडल है, उसने लिखा कि मुसलमानों को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि रमेश कुमार, अजीत अंजुम, आशुतोष, इन सबको सुनना छोड़ देना चाहिए। ध्रुव राठी ये रोज आपको रात को यकीन दिला देते हैं कि बेटा जब तुम सो के उठोगे तब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो चुके होंगे, नरेंद्र मोदी शाह जेल जा चुके होंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी आ चुके होंगे। तो आप इनके बहकावे में आके आए बाएं शाएं बोलने लगते हैं, आप जेल चले जाते हैं और ये आपसे पैसे कमाते हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी वेल सेड। तो ये जो आंदोलन है
ये भी वही कर रहे हैं। इस देश की बहुसंख्यक पॉपुलेशन 55% लोगों को यकीन दिला रहे हैं ऑल इज नॉट लॉस्ट, घबराओ नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बस हटा मोदी, बस गई भाजपा, जिसको लोग प्रेशर वॉल्व भी कहते हैं कि एक प्रेशर वॉल्व से। वैसे ये आज की बात नहीं है, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से कहती है कि एक किसी भी लोकतंत्र में जो प्रदर्शन होते हैं वो एक प्रेशर रिलीज करने का काम करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज उल्टा हो गया है, संसद सुनसान है और सड़कें आवारा हो गई। मुझे तो लगता है कि ये देखिए, एक बार हो, दो बार हो तो समझ में आए कि भाई सरकार से चूक हो गई। मोदी सरकार के बारे में एक बात तो बढ़िया है, वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करते। गलतियां करते हैं, खूब करते, पर रिपीट नहीं करते। तो ये बार बार एक आपको ट्रेंड नजर आ रहा है पिछले 12 साल का, दो ट्रेंड नजर आ रहे हैं। एक, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, इतने आंदोलन मुझे नहीं लगता आजाद भारत में कभी हुए जितने पिछले 12 साल में। और दूसरे, सरकार उनको पनपने दे रही है। ये लगता है जैसे कहीं ना कहीं सरकार उन 55% लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखा देती कि परेशान मत हो, सब कुछ नहीं खोया है, अब अभी भी हमको हटाने की पोजीशन में। तो आप उनको एक झूठी उम्मीद पे पाल रहे हैं। ऐसा ना हो प्रेशर कुकर फट जाए, आखिर 55% लोग मेजॉरिटी का सवाल है। तो आप लगातार उनको एक झूठी उम्मीद पर पाल रहे हैं, जैसे रवीश कुमार पालते हैं, ध्रुव राठी पालते हैं, अजीत अंजुम पालते हैं, आशुतोष पालते हैं, क्या नाम, अभिशार क्या है वो, क्या अभिशाप, नहीं अब कुछ और है, हाँ व्हाटएवर। जैसे ये लोग पालते हैं एक झूठी उम्मीद पे, तो सरकार इनको पाल रही है एक झूठी उम्मीद पे। ऐसा ना हो कि भाई सिविल वॉर हो जाए, ऐसा ना हो कि वो, आपने देखा इस बात को कि देश का कोई कोने का मुस्लिम समुदाय का आदमी नहीं बचा जो वहां ना पहुंचा। कश्मीरी आए 370 के नारे लगा रहे हैं, वहां पे एंटी योगी नारे लग रहे हैं, कैसे कैसे नारे लग रहे हैं, गालियां दी जा रही वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो जिसे कहना कि प्रेशर वॉल्व, एक प्रेशर रिलीज हो गया। अब साल 2 साल फिर ठंडे बैठे साल 2 साल फिर खामोशी से बैठेंगे। मैंने जिंदगी में पहली बार, मैं एक कैथोलिक इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, पर मैंने जिंदगी में पहली बार कैथोलिक प्रीस्ट को एक मोर्चा निकालते देखा। सब आए थे वहां पे जंतर मंतर पे तो सब आए थे वहां पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार का एक सेट ट्रेंड है, जहां पे हर साल 2 साल 2.5 साल में वो जनता को अपना आक्रोश निकालने का एक लोकतांत्रिक मौका देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितनी बार ये सब होता है, और इन जैसे शाहीन बाग में आपने देखा कैसे कैसे नारे लगे, कैसे कैसे भाषण हुए, उसी तरह आपने देखा जंतर मंतर में कैसे कैसे नारे हो, कैसे कैसे भाषण। मुझे लगता है कि वो एक आम भाजपा का समर्थक जो जिसके अंदर एक फटीग आ रहा है, जो मोदी का चेहरा देख देख के थक रहा है, वो इन लोगों के भाषण सुन के, इनकी बातें सुन के फिर से मोदी भक्त हो जाता है। वही तो चाहते हैं ये लोग कि भाई एक कॉन्ट्रास्ट दिखे। मैं आज भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के भाषणों से इतने लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए जितना नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले लोगों से। हम नरेंद्र मोदी के बारे में जानते ही क्या थे करण, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाँ एक मुख्यमंत्री हैं, सुना है बढ़िया चलाते हैं वगैरह वगैरह। हमने नरेंद्र मोदी को तब जाना जब कांग्रेस ने और वामपंथियों ने और वामपंथी पोर्टल्स ने और मीडिया ने उनको गुजरात का हत्यारा डिक्लेयर कर दिया। आपने उनको बुचर ऑफ गुजरात बना दिया और हिंदुओं ने उनको हिंदू हृदय सम्राट बना लिया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की सारी पब्लिसिटी विपक्ष द्वारा की गई है। आप बता दें अगर आपको याद पड़ता हो कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भारत के सारे समाचार पत्रों में वैसे विज्ञापन दिया हो जैसे केजरीवाल दिल्ली से और भगवंत मान पंजाब से दे रहे हैं? डू यू रिमेंबर इवन वन इंस्टेंस? नरेंद्र मोदी की जानकारी हमें किससे है? कांग्रेस से है। मौत का सौदागर, खून की दलाली, चाय वाला, बुचर ऑफ गुजरात, हम तो उसी से जानते हैं ना।
हम तो तब जानते हैं ना जब राजदीप सरदेसाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी इतने असहिष्णु हैं कि एक टोपी नहीं पहन पाए। देखा, अरे ये तो एक मर्द आदमी है जिसने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट बनाया, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी नेता खुद नहीं बना सकता अपने आप को। बाल ठाकरे की जो कुछ भी इमेज थी वो शिव सैनिकों द्वारा नहीं थी, वो विरोधियों द्वारा थी। विरोधियों ने आपको प्रमोट किया। राहुल गांधी आज इतने बड़े नेता ये हैं क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल ने उनको राष्ट्रीय समझोक बना दिया अपनी समझ में। लेकिन इस बहाने राहुल गांधी का नाम घर घर पहुंच गया। तो मतलब बदनाम भी हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ, वो वाली चीज हो गई है। या फिर वो एक शेर है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं अपने विरोधियों का एहतराम करता। तो ये भी है। बट लगता है सर इससे कुछ पॉलिटिकल कैपिटल कहीं मिलेगा। राहुल गांधी तो लौट गए वहां सड़क पर, केजरीवाल नाराज हो गए, भाई जंतर मंतर पे मैंने पूरी सभा लगाई, यहाँ पर दिप्के मेरे यहाँ काम करता था, सब कुछ मेरे यहाँ था, ये वहां पे क्रेडिट ले रहा है जंतर मंतर पे। Now we come to the final crux of the issue. Now let me tell you what BJP actually believes. भाजपा की मूल सोच क्या है? भाजपा मान के चलती कि जंतर मंतर पे जो कोई भी है वो हमारा विरोध करने नहीं गया है। जंतर मंतर पे जो कोई भी है उसे तो हमारा विरोध करना ही था। वो घर पे रहता तो करता, पोलिंग बूथ पे रहता तो करता, सड़क बाजार में रहता तो करता, अपने ऑफिस में रहता तो करता, और जंतर मंतर में आया तो करता। जंतर मंतर को भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों की एक महफिल के रूप में देखती है, जहां पे वो सब लोग इकट्ठा हुए जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, जो मोदी सरकार को किसी भी तरह ये इनके प्रकार ने हटाना चाहते हैं। जंतर मंतर को ऐसे रूप में नहीं देखती है कि जहां पे जाके भाजपा समर्थक भाजपा विरोधी हो जाए। वो नहीं मानते कि जंतर मंतर पे ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं जंतर मंतर पे जो भी लोग हैं वो तो हमारे वोटर ऐसे भी नहीं, इसीलिए जंतर मंतर पे। और जो घर पे आए, जो राहुल प्रियंका, वो तो जंतर मंतर गए नहीं, वो तो सीधा घर पे आ गए। और अब केजरीवाल और इसमें किसी को कुछ भी क्रेडिट मिलेगा सर, इसको आप कैसे देखते हैं? फाइनल टेक अवे अगर मैं इससे बोलूं, दो चीजें पूछूंगा आपसे एंड इट विल बी ओवर विद योर कमेंट्स। एक, इज देयर एनीथिंग भाजपा कुड हैव डन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू यू? जो पूरा क्रम हुआ इसमें क्या आपके हिसाब से अलग कर सकती एक करके रहे। दूसरा सवाल बाद में पूछेगा, पहले इसी बात करते हैं। जी जी जी। भाजपा क्या चीज डिफरेंटली कर सकती थी? जी, भाजपा इसको आयरन फिस्ट से डील कर सकती थी। वो जमाना चला गया करण, जब इंदिरा गांधी ने साधुओं पे गोली चलवा दी थी दिल्ली में। तब मीडिया ऐसा नहीं था। वो जमाना चला गया जब इंदिरा गांधी ने नागाओं पर मिसाइल फेंकवा दी थी अपने ही देश में। तब मीडिया ऐसा नहीं था। आज की तारीख में दिल्ली नेशनल कैपिटल है, और आप कुछ भी कह ले, हकीकत ये कि एक लिमिट के आगे आप आयरन फिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक लिमिट के आगे जाकर आप लोगों को दबा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दबाने का प्रयास करेंगे, एक सीमा के आगे, भाई क्या कर सकती थी भाजपा? यही कर सकती थी ना कि अभिजीत दीपके को परमिशन ही नहीं देती। अभिजीत दीपके जाके कैनॉट प्लेस पे बैठ जाता, इंडिया गेट पे बैठ जाता, वहां से आप उनको वैसे ही टांग के ले जाते जैसे राहुल गांधी को टांग के ले गए थे। यही करती ना? आपको लगता है वो एक बेहतर तरीका होता? मुझे जो समझ में आया अब तक भारतीय जनता पार्टी के तरीके से, कि गिव देम अ लॉन्ग रोप दे विल हैंग देमसेल्व्स। उनको उनकी रस्सी में इतनी ढील दे दो कि जब तक वो अपने फांसी ना लगा ले। और अब तक पिछले 12 साल में ये तरीका कई बार कारगर साबित हुआ है। जी जी जी। आप सेकंड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, हाँ मैं एक बार ऐड कर दूं, फिर आप सेकंड पॉइंट भी करिएगा। किसको इससे पॉलिटिकली फायदा हुआ? क्या कुछ भी फायदा हुआ केजरीवाल को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका को, एंड अखिलेश जी को? वो भी ही इज आल्सो फिशिंग फॉर पॉलिटिकल कैपिटल। मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है। जी
अब देखिए, ऐसा होता है कि राजनीतिक जीवन में वो भी तब जब राजनीति इतने फास्ट पेस पे चल रही हो। ऐसा नहीं कि राजनीति पहले फास्ट पेस पे नहीं चलती थी। आज राजनीति जो आपको इतना तेज चलती हुई नजर आ रही है, उसका कारण सोशल मीडिया है। राजनीति पहले भी इतनी तेज चलती थी, लेकिन ये होता था ना कि जैसे आज सवेरे 6 बजे आपके अपने घर में अखबार मिला, अब बात 24 घंटे की लगेगी, अब अगले दिन सवेरे 6 बजे अखबार मिलेगा। न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे और दूरदर्शन पे कोई यकीन नहीं करता था। तो हकीकत ये है कि राजनीति पहले भी इतनी तेज चलती थी, राजनीति की रिपोर्टिंग ऐसी नहीं होती। आज जिस फास्ट पेस पे राजनीति चल रही है, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई। अब इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों देख लेते हैं, और इसका नतीजा भी रिमाइंड मी अगर मैं भूल जाऊं कि इसका फाइनल इलाज क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है। केजरीवाल पंजाब के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पंजाब के लिए लड़ रही है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक जो देखने में आया है, कॉकरोच आंदोलन का कोई भी छींटा योगी के भगवा दामन पे नहीं पड़ा है। शिक्षा मंत्रालय से उनका कोई लेना देना नहीं, नीट के एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं, जंतर मंतर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन वो होने नहीं देते। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जबरदस्त आपस में लड़ रहे हैं, और इसको और भी समझ लीजिए कि जंतर मंतर का असर आपको वहां भी नजर नहीं आएगा। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो 2029 तक जंतर मंतर का कोई असर रहेगा, मैं मानने से इनकार करता हूं। एंड द सॉल्यूशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब तक ये समस्या रहेगी, क्योंकि हर साल अगर 6 प्रदेशों में चुनाव होगा करण, तो हर साल इस तरह के तमाशे होंगे, उन 6 प्रदेशों को ध्यान में रख के होंगे। इसका सिर्फ एक इलाज है, वन नेशन वन इलेक्शन। आप सारे राज्यों में केंद्र में एक बार चुनाव करा दीजिए और फिर 5 साल के लिए बात खत्म कर दीजिए। इसके बाद जो कुछ कहना है असेंबली में आके कहो, पार्लियामेंट में आके कहो। मुझे नहीं लगता है कि अगर 5 साल बाद चुनाव होना है, अगर कोई चुनाव ही नहीं होना है अगले साल या इस साल, तो इस तरह के प्रदर्शन होंगे, क्योंकि हर साल 6 चुनाव हो रहे हैं। इसके पहले जो प्रदर्शन हो रहा था वो लग रहा था बंगाल के चुनाव पे असर पड़ेगा, उसके पहले जो हो रहा था लग रहा महाराष्ट्र के चुनाव पे असर पड़ेगा, उसके पहले जो, तो ऐसे समझिए ना। तो अभी जो हो रहा है लग रहा है यूपी के चुनाव पे असर पड़ेगा, पंजाब के चुनाव पे असर पड़ेगा। तो जब तक ये छुटपुट चुनाव होते रहेंगे हर साल, तब तक ये तमाशा। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक यू एब्सोल्युटली नेल्ड इट। जो आपने अंत में बात कही कि तमाशे अगर खत्म करने हैं तो भाई रोज रोज ये नहीं, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाला जो डांस है, इलेक्टोरल डांस ऑफ डेमोक्रेसी, इफ दिस हैपेंस वंस इन 5 years that will be brilliant, because रोज रोज होगा तो भाई रोज। तो दूसरी तरह से भी कहता हूं, लेट अस गो बैक टू द नेहरूज मॉडल, अंबेडकर्स मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि नेहरू अंबेडकर ने तो यही कराया था ना, पहले 3 चुनाव तो एक साथ ही हुए थे। फिर इंदिरा जी एक बार केरल घूमने गई, वहां उनको मुख्यमंत्री से कुछ झड़प हो गई, लौट कर पापा इनको बर्खास्त कर दी, पापा ने बर्खास्त कर दिया, और देन ऑफ कोर्स इतिहास बदल गए। नंबूरी पाद जी की सरकार थी, जिसको उसके बाद से फिर वन नेशन सरकार पहली इन द वर्ल्ड कही जाती है। हाँ, अब आप समझिए कि हम कहां से कहां आ गए। देश की पहली वामपंथी सरकार से आज हम वहां आ गए जब देश में कोई वामपंथी सरकार नहीं। हाँ, बिल्कुल, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट, बट देयर इज एवरीथिंग लेफ्ट ऑफ योर एनालिसिस सर। तो आपकी एनालिसिस से हमेशा जो एक होती है ना, एक बात कही जाती है कि खाना खा लिया पर पूर्ति नहीं हुई, तो पूर्ति आपकी एनालिसिस से ही होती है। एंड वी बीन ग्लैड टू हैव योर टाइम अनुपम जी। अगले महीने फिर हम लोग मिलेंगे, पर आप तब हमें थोड़ा और समय देंगे, 30 मिनट के दायरे में नहीं रखेंगे, उसको बढ़ा करके 45-50 तक रखेंगे। 10 मिनट और ले लीजिए। नहीं, आपको अब जाना है। आपको ताना देने का समय, आपको ताना देने का मौका भी नहीं चाहता। आई एम अ ग्रेट मोदी बिलीवर। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अपना विरोध प्रकट करने दिया जाए, और 10 मिनट और ले लीजिए। बिल्कुल नहीं सर, यू बीन वेरी काइंड विद योर टाइम ऑन अ लाइटर नोट। एंड फिर से मिलेंगे, वी लुक फॉरवर्ड। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ आपसे महीने में एक बार इसलिए मिलूं कि उस पूरा एक महीना जितना अच्छे से आप नटशेल में करते हैं,
nobody does that, and our viewers also start waiting. वो 15 तारीख के बाद से मैसेज आने लग जाते हैं, अरे अनुपम जी नहीं आए। तो मैं कहता हूँ भाई रुके रहो जरा, मंथ के एंड तक बचा के रखते हैं। तो आई थिंक टुडे वाज द आइडियल टाइम जब इतना कुछ हुआ कि भाई आपसे बातचीत करी जाए। थैंक यू सो मच, so kind of your viewers. It is always a pleasure being here. Ram Ram. थैंक यू सर।